तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपने हिंदी और हिस्ट्री के 2022 के माध्यमिक क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया हमारे चैनल पर, जिसको हमने अभी कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को आपको दिया गया, आप वहां पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के दिन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के 2022 में क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका एसएक्यू और एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड है। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 2022 का माध्यमिक का परीक्षा दिया था। इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व से वे ये एनालिसिस कर सकते कि उन्होंने कितने आंसर को सही करेक्टली सॉल्व किया है, और साथ ही साथ वे बच्चे जो अगली बार एग्जाम देने वाले वो भी इससे जान सकते कि वो कैसा पेपर आने वाला है, कैसा वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं ज्योग्राफी के इस पेपर सॉल्व को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं 2022 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम लोग का सबसे मेन मुद्दा होगा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका आप एनालिसिस कर ले कि आपने कितना सॉल्व किया अच्छे तरीके से और कितना इसको अच्छे से जाना आपने। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले आते हैं अपने विभाग क के ऊपर। विभाग क से कुल 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता है 1 नंबर, और 14 के 14 क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें, जिसमें से आपको सभी का आंसर देना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं पहला अपना 1 नंबर के 1.1 को। 1 के 1.1 में क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई ऊंचा भूमि है, ये भूमि का ऊंचा भाग ये कट के नीचा हो जाता है, ये निम्न होता है। ये किस कारण से होता है, ये भूमि निम्न क्यों होता है? इसका उत्तर होगा हमारा घ नंबर, निम्नीकरण। नाम में ही आंसर दिया गया, निम्न करने वाला प्रक्रिया, निम्नीकरण। इसके बाद बोला गया है 1 का 2 में, 2 नदी बेसिनों के बीच की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, यानी उच्च भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये 2 नदियां बह रही है, 2 नदी किस भूमि के द्वारा विभाजित हो जाती है? इस विभाजित करने वाले उच्च भूमि को हम लोग कहते हैं जल विभाजिका। इसके कारण ही जल विभाजिका कारण ही 2 नदियां दो भाग में बटी हुई होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 1.3 की तरफ। तो इस प्रकार हमारा 1.3 का क्वेश्चन है, ग्लेशियर के द्वारा बनी झील का नाम क्या है? ग्लेशियर के द्वारा बनी झील को हम लोग जानते हैं कोरी झील के नाम से। तो हमारा आंसर होगा क नंबर, कोरी झील। तो जल्दी से आप अपना आंसर बताइए कि आपने क्या आंसर दिया। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना सही किया एमसीक्यू में और कितना गलत हुआ आपका, और किस लिए गलत हुआ, किस कारण से आपने पढ़ाई नहीं किया था या आपसे मिस्टेक के कारण से गलती हुआ। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1.4 का, वायु के संचय कार्य द्वारा बना मैदान कहा जाता है। वायु का जो संचय होता है, जमाव होता है, इससे जो मैदान बनता है, इस मैदान को हम लोग जानते हैं लोयस के नाम से। हमारा आंसर होगा घ नंबर, लोयस। इसके बाद 1.5 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सहारा मरुस्थल के नमकीन झीलों को कहते हैं। हमारे सहारा मरुस्थल के नमकीन झीलों को हम लोग जानते हैं शॉर्ट्स के नाम से। सहारा मरुस्थल के नमकीन झीलों को हम लोग शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा 1.6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जिससे अलग किया गया है। तो हम यहाँ पे अपना आंसर साफ साफ समझते हैं कि तेलंगाना काफ़ी दूर है साउथ इंडिया में, उत्तराखंड भी हमारे लद्दाख से काफ़ी दूर हो जा रहा है, झारखंड भी काफ़ी दूर जाए। इस तरह से हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पास पास है और जम्मू कश्मीर से ही लद्दाख को अलग किया जा रहा है, अभी के समय में अलग किया गया है। 1.7 क्वेश्चन में पूछा गया है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच घाटी को किस नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर होगा घ नंबर, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो घाटियाँ होती है, जो नीचा भाग होता है, उसको हम लोग दून नाम से जानते हैं। इसके बाद 1.8 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना का नाम क्या है। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना का नाम है, जो कि हमारे पंजाब में है, भाखड़ा नांगल नदी घाटी योजना। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे बृहत्तम बोल सकते हैं नदी घाटी योजना है, सबसे ज़्यादा बड़ी से भी बड़ी। इसके बाद हमारा 1.9 क्वेश्चन है, मानसून विस्फोट सर्वप्रथम देखा गया किस राज्य में? मानसून विस्फोट को सबसे पहले देखा जाता है किस भाग में, भारत के किस भाग में मानसून का विस्फोट सबसे पहले होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा क नंबर, केरल में मानसून विस्फोट को सबसे पहले देखा जाता है। इसके बाद हमारा 1.10 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1.10 में बोला जा रहा है, जिस अंचल में चंदन वृक्ष उगता है वो अंचल क्या है, जहाँ पे वो कौन सा अंचल है जहाँ पे चंदन का वृक्ष उगाया जाता है। तो भारत के एक ही भाग में चंदन का वृक्ष उगाया जाता है और उस भाग का नाम है हमारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति में ही चंदन के वृक्ष को उगाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति। 1.1 का क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान
स्थित है। हमारा भारत का जो केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है वो हमारा स्थित है चिकमगलूर में। 1.12 में पूछा गया पश्चिम बंगाल का आईटी उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन है। आईटी उद्योग यानी आईटी उद्योग किस जगह पे बहुत विकसित हुआ है, तो इसका आंसर होगा हमारा ग नंबर सेक्टर 5 सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक में काफ़ी ज़्यादा आईटी विभाग का विकास हुआ है। 1.13 में पूछा जा रहा है भारत की जनगणना के अनुसार एक शहर की निम्नतम जनसंख्या है। एक शहर की निम्नतम कम से कम जनसंख्या कितनी है भारत की जनगणना के अनुसार। इसका आंसर होगा हमारा ख नंबर यानी 5000। इसके बाद 1.14 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है हमारा मुंबई। बंदरगाह शहर उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होता है और जहाज़ों को अपने यहाँ पे रोकने का या ठहरने का एक स्थान देता है, उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो इस तरह से हमने अपने एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। तो जल्दी जल्दी आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना उत्तर यहाँ से सही हुआ है और आपने कितने सारे सही आंसर दिए हैं। आपको इसमें से इस 14 नंबर में से आपको कितना नंबर मिल सकता है। और अब हम लोग चलेंगे विभाग ख के तरफ। दोस्तों इस विभाग में आपको ट्रू या फॉल्स लिखकर, सही के लिए ट्रू और गलत के लिए फॉल्स लिखकर आंसर देना पड़ता है। यानी काफ़ी आसान उत्तर, काफ़ी आसान तरीके से इसका आंसर दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन आपको सही लग रहा है उसके सामने ट्रू लगाना है और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी सेंटेंस कहा गया है, ये अगर गलत है तो उसके आगे फॉल्स लगाना, एफ लगाना है। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला वाक्य में क्या कहा गया है 2.1.1 का, नदी का वेग मापने के लिए क्यूसेक इकाई का प्रयोग करते हैं। तो क्या यह बात सही है? तो यह बात बिल्कुल गलत है। नदी के वेग को मापने के लिए हम क्यूसेक इकाई का व्यवहार नहीं करते। यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा, गलत है तो फॉल्स होगा। 2.1.2 में पूछा जाए समुद्र में तैरते हुए बर्फ के हिमशैल को कहते हैं। बर्फ को, समुद्र में तैरते हुए बर्फ को हिमशैल कहते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो हम इसको कहेंगे कि यह बात बिल्कुल सही है। हिमशैल यानी आइसबर्ग, बर्फ में जो टुकड़ा, बर्फ का जो टुकड़ा मेन महादेशों से या किसी बर्फ़ के चट्टान से टूटकर महासमुद्र में चला जाता है और सागर में जाकर तैरने लगता है, उसे हम लोग हिमशैल के नाम से जानते हैं। और इस 2.1.3 में पूछा जा रहा है भारत की सीमा से सटा हुआ श्रीलंका एक पड़ोसी देश है। श्रीलंका पड़ोसी देश तो है, लेकिन यहाँ पे एक बात गलत कह दिया। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर ट्रू कर दिया था, पर ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात कहा गया कि भारत का ये पड़ोसी देश तो है, परंतु ये भारत की सीमा से सटा हुआ बिल्कुल नहीं है। सीमा से सटा नहीं होने का आंसर श्रीलंका सीमा से सटा नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग में सटा हुआ एक पड़ोसी देश है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, सेंटेंस है, फॉल्स है। इसके बाद 1.2.14 का होगा हमारा भारत में अरावली एक नया मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो बिल्कुल नहीं, अरावली जो है हमारे हिमालय पर्वत से भी पुराना है और ये घस घस के ही छोटा हो चुका है। ये इसी कारण से ये हमारा नया मोड़दार पर्वत नहीं, जबकि इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स। जो सेंटेंस गलत है उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। इसके बाद हमारा 2.1.5 क्वेश्चन है लॉकटॉक भारत का सबसे बड़ा उपझील लेगुन है। तो ये हमारा आंसर जो होगा ये बिल्कुल गलत कहा गया है, इसको हम लोग फॉल्स कर लेंगे। लॉकटॉक सबसे बड़ा उपझील नहीं है। इसके बाद 2.1.6 में पूछा जाए भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा गया है, भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ही स्थित है। तो इसको ट्रू किया गया है, तो आपने सही आंसर दिया है। अगर आपने ट्रू लिखा है तो ये सही है। भारत में वन आधारित उद्योग में एक कागज़ उद्योग है। तो क्या यह बात सही है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी कागज़ ये बने हुए हैं, ये जितने भी पेपर बने हुए हैं, ये पेड़ पौधों के छालों से ही बने हुए हैं। ये इसको बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है, उनके छालों को निकालना पड़ता है। तो बिना वनों के ये पेपर कागज़ नहीं बन सकते। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई, इसको आप ट्रू कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने ट्रू फॉल्स का आंसर सॉल्व कर लिया है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि आपने ट्रू फॉल्स में कितना सही किया और कितना आपसे मिस्टेक हुआ और किस कारण से हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 2.2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग सोल्व करेंगे 2 का 2, यानी इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 का 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है 2.2 का पहला क्वेश्चन है नील डेल्टा का आकार कैसा होता है। तो आपको पता होगा कि नील डेल्टा का आकार चापाकार या धनुषाकार होता है। चापाकार आप कह सकते हैं, चापाकार या धनुषाकार, आर्क्यूरेट, धनुष के आकार का। जो चाप के आकार का हो या धनुष के आकार को हो उसे चापाकार या धनुषाकार कहेंगे। तो अगर आपने इसका आंसर चापाकार दिया है या धनुषाकार दिया है, यानी कि आपने इसका आंसर अगर कोणात्मक रूप से दिया है
तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नील की जो डेल्टा है वो चाप के आकार की है। इसके बाद 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, दो संलग्न कोरी, यहाँ पे कोरी कोरी को कहते हैं कि मध्य उच्च भूमि को क्या कहते हैं। तो दो संलग्न एक साथ बनी हुई कोरी के मध्य की जो ऊंची भूमि है इसको हम लोग अरेट के नाम से जानते हैं, अरेट कहते हैं, इंग्लिश में इसको अरेट कहते हैं। इसके बाद 2.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम अनाईमुड़ी है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत उत्साहित करेगा। हम और ऐसे वीडियो लाने का जरूर प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे 2.2 का 4 नंबर में आंसर क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा दिहांग। इसका आंसर होगा दिहांग। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न धूल आंधी को किस नाम से जानते हैं। तो ये इसका आंसर काफ़ी आसान है। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो धूल आंधी आती है इसको हम लोग आंधी के नाम से जानते हैं। हम इसका आंसर देंगे कि हम इसको आंधी ही कहते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है मिट्टी, कौन सी मिट्टी मैंग्रोव वनों यानी सुंदरवन में जो वने हैं उनको मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है, उन मैंग्रोव वनों की वृद्धि के लिए आदर्श मिट्टी है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो मिट्टी नमकीन होगी उसी मिट्टी में मैंग्रोव वन उपज पाएगा या बड़े हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होना चाहिए नमकीन यानी सेलाइन। यहाँ पे हमारा आंसर होगा नमकीन यानी कि सेलाइन। इसके बाद हमारा 2.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है, जामनगर जो जगह है वो किस उद्योग के लिए किस इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर होगा वो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जामनगर शहर पेट्रो रसायन उद्योग यहाँ पे लिखा हुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने 2.2 का आंसर सॉल्व कर दिया। आप लोग बताइए कि आपने कितना आंसर इसका दिया है। अगर आपने इसका आंसर कुछ और तरीके से दिया तो वो भी हमें आइडिया दे सकते हैं, जिसको हम अपने आपके कमेंट को हम हाईलाइट करके सबको बताएंगे कि हाँ ऐसे भी आंसर दिया जाना होगा तो सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने 2.3 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसको समझते हैं। हमारे 2.3 के क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, एक या दो शब्दों में इसका उत्तर देना है। एक या दो शब्दों में उत्तर देने पर हमें इसके पर हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करने पे 1 नंबर मिलेगा और इसमें हमें पूरा 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे टोटल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 8 और आपको मिलेंगे 6 नंबर। 2 हमारे लिए एक्स्ट्रा है, आपने 2 नहीं करना। अगर आप 8 के 8 कर देते फिर भी आपको मिलेगा सिर्फ 6 नंबर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया कि इसमें 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। 2.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी विसर्प के किस किनारे का अपरदन अधिक होता है। तो नदी विसर्प के किस किनारे का अपरदन सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा आपका नदी विसर्प के अवतल ढलान के किनारे का जो आपका अपरदन होता है वो सबसे अधिक होता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग कनकेव स्लोप। इसके बाद 2.3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में किस ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। तो जो हमारे ध्रुव वाले प्रदेश होते हैं यानी कि पृथ्वी के ऊपरी और निचले यानी उत्तर के और दक्षिण के जो ध्रुव होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम तिरछी पड़ती है, यहाँ पे जो भी स्थल भाग है वहाँ पे हिम की ऊंचाई या हिम रेखा कहाँ पाई जाती है। तो हिम रेखा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिस रेखा से हिम का बनना शुरू होता है, जिस स्थान से हिम का बनना शुरू होता है उसे हम लोग हिम रेखा कहते हैं। तो आपको पता हो कि पूरा का पूरा जो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध का एरिया है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो एरिया है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हो, यानी कि यहाँ पे समुद्र तल से 0 मीटर की ऊंचाई से ही कह सकते हैं, समुद्र तल से 0 मीटर की ऊंचाई से ही हिमरेखा देखी जा सकती है। या इसका आंसर हम लोग सीधा लिख सकते हैं समुद्र तल पर। ठीक है, 2.3 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पवन की दिशा में समानांतर बने बालू का स्तूप का नाम लिखें। वो उस बालू के स्तूप का नाम क्या होगा जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। तो उस बालू के स्तूप का हम लोग सेफ के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर होगा सेफ और ड्यून भी कह सकते हैं। ये एक तरह का टीला हो जाता है इसलिए इसको सेफ ड्यून कहा जाता है।
इसके बाद 2.3 का 4 का क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय में ताल क्या है? पश्चिम हिमालय में ताल किसे कहते हैं? तो ताल कहते हैं हम लोग एक झील को। ताल एक तरह का झील है, या इसका आंसर सिर्फ झील भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं एक तरह की झील। ताल एक तरह की झील है। इसके बाद 2.3.5 का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गंगा नदी का डेल्टाई या निम्न भाग स्थित है? तो आपने अगर भारत के नक्शे को देखा होगा या भारत को जाना होगा, पश्चिम बंगाल को जाना होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र पाया जाता है, और इसका आधा एरिया पश्चिम बंगाल में तो आधा एरिया बांग्लादेश में चला जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इसके बाद 2.3.6 का क्वेश्चन है, ढालू पहाड़ी पर मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए एक कृषि पद्धति का नाम बताए। एक कृषि की पद्धति का नाम बताना है कि किस पद्धति द्वारा हम लोग ढालू पहाड़ी पे, जो पहाड़ पे ढाल होता है, जिस पहाड़ों पे ढलान होता है, उस पहाड़ों पे हम लोग खेती करते हैं। तो इस पद्धति का नाम है, हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी बना बना के ढालू पहाड़ियों पे खेती करते हैं, जिससे कि पानी के साथ मिट्टी नीचे ना बहे, पानी एक जगह पे एकत्रित रहे। तो इस पद्धति को हम लोग कहेंगे सीढ़ी नुमा खेती। सीधी नुमा भूमि कह सकते हैं या सीधी नुमा खेती कह सकते हैं, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी का अपरदन को वहाँ पे कम कर दिया जाता है ढालू पहाड़ियों पे। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि यहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर किसी को बीच का क्वेश्चन को याद ना हो तो इसका भी आंसर अगर किसी स्टूडेंट ने दिया है तो इसको भी हम लोग समझ जाते हैं, इससे भी आपका थोड़ा आसानी होगा समझने में। 2.3.7 का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है? तो हमारा उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ जो गन्ना के उत्पादन में, ईख के उत्पादन में सबसे ऊंचाई पे, सबसे उच्च स्थान पर है। 2.3.8 का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत का जो सबसे पहला सूती मिल था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता के, इसको और डिटेल में अगर जानेंगे, कलकत्ता के फोर्ट गलस्टर। अगर किसी ने कलकत्ता लिखा है तो उनका भी आंसर सही है, अगर किसी ने फोर्ट गलस्टर लिखा है उनका भी आंसर सही है। अगर किन्हीं स्टूडेंट ने अगर कलकत्ता के फोर्ट गलस्टर लिखा है तो उनका आंसर भी सही है, ठीक है। बस आपको यहाँ पहले ही कह दिया गया कि एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। तो आपने एक शब्द में उत्तर दिया या 2 शब्द में उत्तर दिया, अगर आपका उत्तर सही है तो ये सही होगा। कलकत्ता के फोर्ट गलस्टर में आप जान लीजिए, कलकत्ता के फोर्ट गलस्टर में 1818 ईस्वी में सबसे पहला सूती मिल बना। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग बम्बई बोलते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, बम्बई नहीं है। बम्बई में तो ये बस 1854 ईस्वी में 1854 में ये मुंबई में चला गया। मुंबई में बना था 1854 में, जबकि कलकत्ता में बना था 1818 में। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.4। इसमें क्या करना है, बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाना है। आप यहाँ पे अगर मिलान किए हैं तो वो भी सही है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन देकर 2.4.1 का बगल में आंसर वाले पॉइंट का नंबर लिखकर भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी आपने किया तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे मिला के समझेंगे। बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाना है, ये तो आप बचपन से करते आ रहे। चलिए समझते हैं। 2.4.1 नामचा बारवा का उत्तर होगा हमारा पूर्वी हिमालय की चोटी। ये क्या है, एक पूर्वी हिमालय की चोटी का नाम है नामचा बारवा। 2.4.2 का आंसर होगा हमारा 4 नंबर। मांजुली क्या है, ब्रह्मपुत्र का एक नदी द्वीप है। नदी के ऊपर एक द्वीप है जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी द्वीप, जो कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो मांजुली को ब्रह्मपुत्र से मिला दिए। मरुस्थली क्या होती है, 2.4.3 का आंसर है मरुस्थली का होगा हमारा राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, तो हमारा मरुस्थली का आंसर हो गया राजस्थान। इसको राजस्थान से मिला देंगे। और बाकी बचा उसका तो आंसर आप खुद ही जानते हैं कि पाराद्वीप क्या हो सकता है, तो ये ओडिशा में है। अगर किसी बच्चे को 3 का ही आंसर पता है, चौथे का आंसर नहीं पता, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो बचा वही हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या सोल्व किया, हमने जाना 2.4.1 का 4 है, 2.4.2 का 2.4.1 का नंबर 3 से मिलान करेंगे, 2.4.2 का नंबर 4 से मिलान करेंगे, 2.4.3 का नंबर 1 से मिलान करेंगे और 2.4.4 का नंबर हम 2 से मिलान करेंगे। इस तरह से हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया और यहाँ पे हमने 36 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया, समझा और जाना कि इसमें से कौन कौन सा आंसर सही है और
इससे आपको भी कुछ समझने में आसानी हुआ होगा, आपने भी एनालिसिस किया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर को सही सही लिखा है। इसका जो अगला पार्ट है इसको हम लोग आज सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक हमारे लिए इतना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत डिमांड थे बच्चों के बीच, वो जानना चाहते थे कि उन्होंने जो शॉर्ट क्वेश्चन किया उनमें उनको कितना नंबर मिल सकता है। तो मैंने आपके इस डिमांड को पूरा किया है। अगर आपका कोई और डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं, जिसका भी हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो ला के सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है समझने में, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमारे आईडी का जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको संग संग मिलेगा। परीक्षा कोचिंग सेंटर का एक इंस्टाग्राम आईडी है आपके पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जो। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना से उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो बाकी बच्चों तक मिले। और इससे क्या होगा, हमारा भी उत्साह, हमारा भी मनोभाव ऊंचा रहेगा, ताकि हम कभी भी हिचकिचाए नहीं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व कर लिया। हमने जान लिया कि किस तरह के एमसीक्यू आने वाले, किस तरह के एमसीक्यू का आंसर किया जाता है और किस तरह से एसएक्यू को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझा होगा, आपने अपना एनालिसिस कर लिया होगा कि आपने कितना करेक्टली आंसर दिया है और कहाँ पे आप चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब आपसे मुलाकात होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपने अगले पेपर सॉल्व को आपके लिए देंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।